Bismillahirrahmanirrahim. IT Essentials in Urdu Day 2. Welcome back everyone. My name is Sayyid Muhammad Faraz Ata and I am your trainer for this entire series of IT Essentials course in Urdu. Today in our first lecture of IT Essentials course, we are going to discuss about electrical and ESD safety, cases and power supplies, and also we will discuss about computer motherboards. In our last lecture of IT Essentials, we have discussed about the course content of IT Essentials course by Cisco Networking Academy. हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में जो डे 1 का हमारा लेक्चर था उसमें हमने IT Essential का जो कोर्स है उसका जो कोर्स कंटेंट है उसको देखा था। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था कि IT Essential का जो कोर्स है उसका कोर्स कंटेंट क्या है, उसमें ओवरऑल IT Essential के कोर्स में कितने चैप्टर्स हैं, और फिर हमने 1 बाय 1 जितने भी चैप्टर्स थे उनका कोर्स कंटेंट देखा था कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 में कौन से टॉपिक्स शामिल हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था कि IT Essential का जो कोर्स है उसको करने के बाद आपको कौन से एग्ज़ाम्स करना होंगे ताकि अपने सर्टिफिकेशंस, आप अपने लेटर्स और अपने डिजिटल बैजेस हासिल कर सकें। तो अगर आपने अभी तक IT Essential का इंट्रोडक्शन लेक्चर डे 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप IT Essential का जो डे 1 का लेक्चर है IT Essential का जिसमें इंट्रोडक्शन हमने बताया है, जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि IT Essential का जो कोर्स है उसको करने के बाद आप कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास कौन सी स्किल्स आएंगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप IT Essential का जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है वो देखें। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इस वीडियो के एंड पे भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं IT Essential के कोर्स का, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल और ESD सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। ये कुछ हमारे मेन टॉपिक्स हैं। उसके अलावा हम कंप्यूटर केसेस और कंप्यूटर की पावर सप्लाईज़ के बारे में बात करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड्स हैं वो क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पप्पू के साथ मिलके अपने इस कोर्स का आगाज़ किया था। तो पप्पू आज छुट्टी पे है तो हमें आज ये कोर्स अकेले ही पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है, हम यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम डीपली इसके कंप्यूटर हार्डवेयर को चैप्टर 1 में नहीं डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर 1 में जो कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनका इंट्रो पढ़ेंगे। उसमें कुछ हम बेसिक बातें जो हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स की उनको डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है इस कोर्स का उसका नाम है पर्सनल कंप्यूटर। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एक पर्सनल कंप्यूटर, एक PC या एक कंप्यूटर क्या चीज़ है। तो अगर आम अल्फाज में आप बहुत आसान डेफिनेशन अगर आप कंप्यूटर की करें तो कंप्यूटर से मुराद है एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस एंड स्टोर डाटा। तो अगर आप आसान अल्फाज में बात करें कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस है जो कि डाटा को प्रोसेस और स्टोर करती है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की बहुत सी बेशुमार जो डेफिनेशन है वो गूगल पे मिल जाएंगी, लेकिन आसान अल्फाज में अगर हम कंप्यूटर को डिफ़ाइन करते हैं तो वो यही है। अब अगर मेनली हम देखें तो व्हाट इज़ इन आ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। हम ये कंप्यूटर हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली 2 तरह का होता है, इंटरनल कंप्यूटर हार्डवेयर या इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल के कंपोनेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर के। अगर आप कंप्यूटर के एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें आपको मेनली 2 तरह के कंपोनेंट्स मिलते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। और अगर आप इंटरनल कंपोनेंट्स की बात करें तो आपको इंटरनल कंपोनेंट्स में आपको CPU मिलेगा, आपकी रैम, आपके रोम, आपकी हार्ड ड्राइव्स, आपका मदरबोर्ड, आपकी पावर सप्लाई, इसके अलावा आपकी चिपसेट्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम नेक्स्ट देखेंगे। ये आपकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। ये आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ इनपुट डिवाइसेस नज़र आ रही होंगी। इनपुट डिवाइसेस से मुराद ऐसी डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिसमें आपको माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा और माइक्रोफोन या माइक आपको नज़र आ रहा है। ये जो हमारा इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इसके अलावा हम बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस देखेंगे जो कि
पूरी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इस्तेमाल होती हैं। हम देखेंगे कि उनका क्या इस्तेमाल है और इनपुट डिवाइसेस किस लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उसमें आउटपुट डिवाइसेस आती हैं। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, आपका प्रिंटर, आपका स्पीकर, आपके हेडफोन और आपका प्रोजेक्टर, ये तमाम आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम देखेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी मुख्तलिफ आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं और उनका इस्तेमाल क्या है। जी, इस पिक्चर में आपको कुछ कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये व्हाट इज़ इन अ कंप्यूटर, इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो इसमें आपको ये एक मदरबोर्ड नज़र आ रहा है जिसको मेन बोर्ड भी कहा जाता है। अब आपका जो मेन बोर्ड है उस पर मुख्तलिफ इंटरनल कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जहाँ यहाँ पे आपको ये कूलिंग फ़ैन नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको ये PCIe स्लॉट्स नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आपको ये चिपसेट नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये CMOS बैटरी है और ये IDE स्लॉट्स हैं कुछ, और ये आपकी पावर कनेक्टर की कुछ स्लॉट्स हैं। इसके अलावा आपके जो USB इंटरनल कनेक्टर है वो आपको, ये बहुत सारी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये इंटरनली अगर आप कंप्यूटर को देखें तो वो इंटरनली ऐसा होता है और इसमें मुख्तलिफ आपको कंपोनेंट्स नज़र आएंगे। अगर आप अपने PC या कंप्यूटर को खोल के देखेंगे तो उसमें आपको जो इंटरनल कंपोनेंट्स नज़र आएंगे वो कुछ इस तरह के होंगे, और मेनली जो सब कंपोनेंट्स अटैच होंगे वो एक मेन बोर्ड या मदरबोर्ड से अटैच होते हैं, जो कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जान है तो जहान है। अगर आप ज़िंदा हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए आपकी ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उनकी कुछ पावर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि उनके जो यूज़र गाइडलाइंस होती हैं वो आपको उनके साथ प्रोवाइड की जाती हैं। उनको पढ़ना लाजमी होता है, जो कि हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अब इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, अक्सर हम ये करते हैं कि अपने लैपटॉप्स के साथ किसी दूसरे का जो चार्जर होता है लैपटॉप का, या AC अडाप्टर उसको कहते हैं, वो इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि उसकी पिन हमारी सेम होती है। लेकिन हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आपका वो जो AC अडाप्टर है और आपका जो कंप्यूटर है उन दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, मतलब ये है कि आपका जो AC अडाप्टर है उसके वोल्टेज और हैं और आपका जो कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उनके वोल्टेज और हैं, वो कुछ और वोल्टेज पे काम करते हैं। तो अगर आप उन दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका AC अडाप्टर भी डैमेज हो सकता है और दोनों डिवाइसेस, आपका लैपटॉप और AC अडाप्टर दोनों भी डैमेज हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें मुख्तलिफ डिवाइसेस के AC अडाप्टर्स को दूसरी डिवाइसेस के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो हमें कम से कम उनकी जो इंटरनल पावर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पढ़ लेना चाहिए। उसके ऊपर मेंशन होगा कि ये कितनी पावर पे काम करते हैं और आपके इंटरनल कंपोनेंट्स को कितनी पावर चाहिए। अगर तो वो सिमिलर हैं तो फिर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके जो प्रिंटर्स होते हैं या आपके पर्सनल कंप्यूटर्स या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हाई वोल्टेज जिनमें होता है। जिस तरह कंप्यूटर या प्रिंटर्स की जो पावर सप्लाईज होती हैं उनमें हाई वोल्टेज होता है। तो इसलिए हमें जो यूज़र मैनुअल होता है उसे पढ़ लेना चाहिए, उसमें देख लेना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट जिसमें है हाई वोल्टेज है, और उसे हम इस्तेमाल करते हुए एहतियात करें कि ऐसे कंपोनेंट को हम छूने से परहेज़ करें। तो अगर हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी गाइडलाइंस को हम उनको देखते हुए चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, उन पे अमल करेंगे, तो हम बहुत सारी चीज़ों से, जिसमें इलेक्ट्रिकल फायर्स शामिल हैं, हमें कोई ज़ख़म हो सकता है, कोई ऐसी आपका ऐसा कंपोनेंट्स हो सकता है जो कि आपको ज़ख्मी कर सकता है, और बहुत सारे हम जो इलेक्ट्रिकल हादसात हो सकते हैं हमारे साथ, उनसे बच सकते हैं। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। आप IT एसेंशियल के कोर्स में अगर इनरोल हैं तो आप इसको सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी की वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसमें इनरोल नहीं हैं तो आप हमारी फ़र्स्ट वीडियो देख सकते हैं IT एसेंशियल का इंट्रोडक्शन, कि आपने इसमें कैसे इनरोल होना है। तो इसमें हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होती है। ये
आपको यहाँ पे नेटअकैड पे इसका कोर्स कंटेंट मिल जाएगा, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में वही है कि आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं या कंपोनेंट्स हैं वो ग्राउंडेड होने चाहिए। ग्राउंडेड से मुराद ये होता है कि उनका आपकी ज़मीन से कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक़ होना चाहिए। आपके जितने भी कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो ग्राउंडेड इस तरह से होते हैं कि जो आपका मेन इलेक्ट्रिसिटी सर्किट होता है या आपका जो मेन इलेक्ट्रिसिटी का आउटलेट होता है, जो कि आपका बोर्ड होता है जिस तरह से, उसमें आप अपने कंप्यूटर्स या अपने लैपटॉप और जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं आप उन आउटलेट्स में उनको कनेक्ट करते हैं। तो आपको ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि जो आपका मेन इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट है या जो मेन आउटलेट है, क्या उसमें आपने अर्थ जिसको कहते हैं आपने ग्राउंडेड जो है उसको किया हुआ है या नहीं। तो आपकी तमाम डिवाइसेस का ग्राउंडेड होना ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि अगर किसी वजह से आपकी कोई करंट जो है वो किसी बॉडी में मौजूद है, तो अगर आप उसको छू लेते हैं तो अगर वो ग्राउंडेड है तो उससे आपका बहुत बड़ा हादसा होने से बच सकता है, या आपको उस शिद्दत से उसका झटका नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा करंट होगी वो ज़मीन की तरफ या ग्राउंड की तरफ निकल जाएगी। इसी तरह जो हमारे लार्ज कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें सर्वर रैक्स होते हैं या जितने भी ऐसी डिवाइसेस जो कि हम जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस रखते हैं उनको भी ग्राउंड करना लाजमी होता है। तो ये हमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। ESD या इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। Electrostatic discharge can occur when there is a build-up of an electric charge that exists on a surface which comes into contact with another differently charged surface। अब इससे मुराद क्या है? बेसिकली आपका जो एक एटम होता है, एटम बेसिकली 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके प्रोटॉन्स होते हैं और आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और आपके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। और इसी तरह से आपके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनमें कोई चार्ज नहीं होता, वो चार्ज लेस होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। तो इसमें होगा ये कि जब आपकी 2 ऐसी सरफेस आपस में कनेक्ट होती हैं जिनकी चार्ज डिफरेंट हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगी और नेगेटिवली चार्ज कैसे होगी, इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके एक कंपोनेंट में प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो वो जो कंपोनेंट है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। और अगर आपके एक कंपोनेंट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, तो वो कंपोनेंट आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। तो अब ऐसे कंपोनेंट्स जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ राब्ते में आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज पैदा होगा, जिसको आप कह सकते हैं, ये जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये लाइटनिंग होगी, एक शोला होगा जिसको आप स्पार्किंग भी कहते हैं कि ये स्पार्किंग हो रही है। वो इसी वजह से होती है कि उस सरफेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज आ जाता है। अब इसमें कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपका जो 3000 वोल्ट का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है, वो एक आम इंसान जो है उसको फील कर सकता है, मतलब उसको महसूस होगा कि उसको करंट महसूस होगा 3000 वोल्ट्स का अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होगा। इसके अलावा आपका जो 30 वोल्ट्स का अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज अगर 30 वोल्ट का अगर डिस्चार्ज आपके कंप्यूटर के किसी कंपोनेंट में पैदा हो जाता है, तो उसकी वजह से आपका वो जो कंपोनेंट है वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए हमें कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से कैसे बच सकते हैं, उसके लिए हम मुख्तलिफ सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसमें हम जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्यूटर को असेंबल और डिसअसेंबल की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को जोड़ने और उनको अलहदा करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें हमें एंटी स्टैटिक बैग्स जो कि एक प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनमें रखना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे से राब्ते में या कनेक्ट ना हो सकें जबकि वो कंप्यूटर के अंदर नहीं लगे हुए, कंप्यूटर से जुदा हैं। तो इससे क्या होगा कि वो जब एक एंटी स्टैटिक बैग में होंगे तो वो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज नहीं होगा। इसी तरह से हम जिस
वर्क स्पेस में काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें ग्राउंडेड मैट्स के इस्तेमाल करने चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो हमारे बेंचेस हैं उन पे ग्राउंडेड मैट्स इस्तेमाल करने चाहिए, और हमारा जो ग्राउंड है या फर्श है या फ्लोर है उस पे भी हमें ग्राउंडेड मैट्स इस्तेमाल करने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आपको एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप इस्तेमाल करनी चाहिए जब आप एक कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को छू रहे हैं, एक कंप्यूटर के अंदर आप काम कर रहे हैं। अब ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये एक कंप्यूटर कंपोनेंट है जो कि एक हार्ड ड्राइव है। वो हमने एक एंटी स्टैटिक जो बैग है उसमें रखी हुई है। तो ये एक प्लास्टिक का बैग होता है। इससे क्या होता है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जो डिस्चार्ज है उससे अपने कंपोनेंट्स को महफूज रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको स्क्रीन पे पिक्चर नज़र आ रही है इसमें आपको एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप जो है वो नज़र आ रहा है। एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप जो है वो बेसिकली एक आपका स्ट्रैप होता है जिसकी मदद से आप अपने आप को, अपनी बॉडी को ग्राउंड करते हैं। आपका ये जो स्ट्रैप होगा इसको आप अपनी कलाई पे बांधेंगे और इसकी जो केबल होगी उसको आप अपने जो ग्राउंडेड केबल है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह आपको ये नीचे जो ब्लू कलर का ये एंटी स्टैटिक मैट नज़र आ रहा है जिसको ग्राउंडेड मैट कहते हैं, ये आप अपने डेस्क पे इस्तेमाल करेंगे और अपने जो ग्राउंड है जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसमें भी ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये वो कुछ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और EST सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे जो कि हमें इस्तेमाल करने चाहिए और जो कि सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है। अक्सर हम इन चीज़ों को उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते जिसकी वजह से हम काफ़ी बड़े हादसात का शिकार हो जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन था चैप्टर 1 का। सेकंड सेक्शन में हम पढ़ेंगे PC कंपोनेंट्स के बारे में। आज जो जिन कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो कंप्यूटर केस है। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सप्लाईज़ के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि कंप्यूटर सप्लाई के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, कनेक्टर्स कौन से होते हैं, और फिर हम मदरबोर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि मदरबोर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं और मदरबोर्ड होता क्या है और मदरबोर्ड के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला जो हमारा PC कंपोनेंट्स में टॉपिक है वो है केसेस। बेसिकली केसेस क्या होते हैं? केसेस या कंप्यूटर केस से मुराद एक बॉक्स है, एक डिब्बा होता है जिसमें आपके कंप्यूटर के जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। इंटरनल कंपोनेंट्स से मुराद आपकी पावर सप्लाई, आपका मदरबोर्ड, आपका CPU या प्रोसेसर, आपकी मेमोरी, इसमें रैम रोम दोनों आ जाते हैं, आपकी डिस्क ड्राइव्स और आपके अडाप्टर कार्ड्स, ये सारे आपके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। ये सब किस में होते हैं? आपके एक बॉक्स में होते हैं। वो बॉक्स आपके प्लास्टिक का भी हो सकता है और स्टील का भी हो सकता है या एल्युमिनियम का भी हो सकता है। तो उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर केस कहते हैं। अब कंप्यूटर केस जो होते हैं उनके मुख्तलिफ फॉर्म फैक्टर्स होते हैं। फॉर्म फैक्टर से मुराद आपके कंप्यूटर केस का फिज़िकल डिज़ाइन या लुक होती है, उसको हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। अब कंप्यूटर केस को मेनली 4 फॉर्म फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हॉरिजेंटल केस, फुल साइज टावर, कम्पैक्ट टावर और ऑल इन वन कंप्यूटर केस शामिल हैं। अब ये कुछ नाम हैं जो कि सिस्को ने डिफ़ाइन किए हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो मुख्तलिफ कंप्यूटर केस को खुद से नाम दे सकते हैं, जिसमें आप कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने एक कंप्यूटर केस को सुपर टावर भी कह सकता है, फुल टावर भी कह सकता है, मिड टावर भी कह सकता है, इसी तरह से मिनी टावर, क्यूब केस और बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो मुख्तलिफ नाम भी अपने कंप्यूटर केसेस को देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो नाम इस्तेमाल होते हैं वो जो हमने ये 4 डिस्कस किए हैं। अब हम इनको मेनली डिस्कस करेंगे कि ये मुख्तलिफ केसेस जो क्या हैं। अब आप अगर अपने कोर्स को सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे कुछ एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होंगी चेक योर अंडरस्टैंडिंग के नाम से। तो जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके एंड पे एक एक्टिविटी होती है। इससे ये होता है कि जो आपने नॉलेज लिया है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछेगा जो कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किए हैं, तो आप इनके यहाँ पे आंसर कर सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, इट टेक्स दिस मैनी वोल्ट्स टू डैमेज अ कंप्यूटर कंपोनेंट। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि 30 वोल्ट्स अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हो तो आपका कंप्यूटर कंपोनेंट डैमेज हो सकता है। तो हम अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये ठीक है या गलत है। तो वो कह रहा है कि इनकरेक्ट है क्योंकि हमने बाकी तमाम ऑप्शंस नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पे आपको ये ग्रीन
टिक नज़र आ रही है, इससे मुराद ये है कि ये हमारा ऑप्शन ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि मुख्तलिफ जो कंप्यूटर केसेस हैं वो क्या होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि कंप्यूटर केस इस्तेमाल क्यों किया जाता है। कंप्यूटर केस बेसिकली कुछ बेसिक रीज़न्स हैं जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे मेन रीज़न तो है कि आपका सेफ्टी के लिए कंप्यूटर केस इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपके जो इन्वायरमेंट होता है उसमें मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उनको ओवर हीटिंग से बचाने के लिए आपका केस इस्तेमाल होता है, ताकि आपके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो उनमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो टेम्परेचर है वो अंदर दाखिल ना हो सके, इसलिए आपके केसेस इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें केसेस में आपको कूलिंग फैंस भी मिलते हैं जिनकी मदद से आपकी जो हीट अप हो जाता है अगर आपका सिस्टम, तो उसमें जो आपको हीट है उसको उस फैन की मदद से आप कूलिंग फ़ैन की मदद से आप हीट का जो टेम्परेचर है उसको कम कर सकते हैं। आपका जो कंप्यूटर केस है उसको कंप्यूटर चैसिस भी कहा जाता है, कंप्यूटर कैबिनेट भी कहा जाता है, इसी तरह से टावर, हाउसिंग या सिंपली बॉक्स भी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ नाम हैं जो कि हम एक कंप्यूटर केस को दे सकते हैं। सबसे पहला जो कंप्यूटर केस है वो है हॉरिजेंटल कंप्यूटर केस। हॉरिजेंटल कंप्यूटर केस जैसा कि आपको स्क्रीन की यहाँ पिक्चर पे नज़र आ रहा है, हॉरिजेंटल केस आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो कि आप डेस्क पे हॉरिजेंटली रखते हैं, और अमूमन इस पे क्या होता है कि आपका जो मॉनिटर होता है वो इसके टॉप पे हम रखा जाता है। ये कंप्यूटर जो हैं ये 80s 90s में इस्तेमाल होते थे, अब बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल नहीं होते। कहीं आपको बहुत पुराना कोई अगर कंप्यूटर आपको मिलेगा तो वो इस टाइप का मिलेगा, लेकिन आजकल ये जो हॉरिजेंटल केस कंप्यूटर्स हैं ये इस्तेमाल नहीं होते। सेकंड जो कंप्यूटर केस है हमारे पास वो है फुल साइज़ टावर। फुल साइज़ टावर जो होता है वो वर्टिकली यानी कि आसमान की तरफ उफ़क़ की जानिब वर्टिकली ये प्लेस किया जाता है। आप इसको ज़मीन पे भी रख सकते हैं, अपने डेस्क के ऊपर भी रख सकते हैं और डेस्क के अंदर नीचे भी रख सकते हैं। अब जो फुल साइज़ टावर है इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें कुछ एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स से मुराद ये है कि आप अगर एडिशनल कंपोनेंट्स लगाना चाहते हैं, एडिशनल कंपोनेंट्स से मुराद आप इजाफी तौर पे डिस्क ड्राइव्स लगाना चाहते हैं, आप अडाप्टर कार्ड्स लगाना चाहते हैं, या कुछ एक्सटर्नल इजाफी चीज़ें लगाना चाहते हैं, इजाफी कंपोनेंट्स लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक्सपेंशन स्लॉट्स इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपका फुल साइज़ टावर कंप्यूटर होता है उसमें एक्सपेंशन स्लॉट्स ज़्यादा होती हैं, एडिशनल एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं ताकि आप एडिशनल कंपोनेंट्स कनेक्ट कर सकें। आपके ये जो मुख्तलिफ कंप्यूटर केसेस हैं ये डिफ़ाइन ये करते हैं कि आपने कंप्यूटर को किस इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करना है और उसका यूज़र कौन है। तो उस लिहाज से आप एज अ टेक्नीशियन ये आपका काम होता है, आप अपनी कंपनी के मैनेजर को या आईटी मैनेजर को ये रिकमेंड करेंगे कि आपने कौन सा कंप्यूटर केस परचेज़ करना है। थर्ड पे जो हमारा कंप्यूटर केस है वो है कम्पैक्ट टावर। कम्पैक्ट टावर बेसिकली जो फुल साइज़ टावर है उसका स्मॉलर वेरिएंट है, और ये आपको ज़्यादातर कॉरपोरेट इन्वायरमेंट में मिलेगा। कॉरपोरेट इन्वायरमेंट से मुराद आपके बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा, नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो पसंद नहीं की जाती, और वहाँ पे ऐसे सिस्टम्स पसंद किए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हीटअप भी ना हों और बहुत ज़्यादा शोर भी ना करें। तो आपका जो कम्पैक्ट टावर या मिनी पीसी इसको कहते हैं, मिनी टावर भी इसको कहते हैं, वो ऐसा एक कंप्यूटर होता है जो कि लेस हीट जनरेट करता है, और इसके अलावा इसमें एक्सपेंशन जो स्लॉट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं एज़ कंपेयर टू फुल साइज़ टावर। लास्ट जो हमारा केस है, केस की टाइप है, उसमें है ऑल इन वन कंप्यूटर केस। ऑल इन वन कंप्यूटर केस बेसिकली उसमें जितने भी आपके इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके एक ही डिस्प्ले के अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं। इससे मुराद ये है कि आपको सिंपली एक स्क्रीन नज़र आएगी और आपके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे उस स्क्रीन के अंदर ही मौजूद होंगे। आपके ऑल इन वन कंप्यूटर्स जो होते हैं उनके अंदर बिल्ट इन माइक्रोफोन यानी कि माइक और स्पीकर्स भी मौजूद होते हैं, और ये ज़्यादातर आपके टच स्क्रीन इनमें मौजूद होती है। आप इन पे टच इनपुट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो ऑल इन वन कंप्यूटर्स होते हैं इसमें
इनके मॉडल्स पे डिपेंड करता है कि इनमें एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं आपके एडिशनल कंपोनेंट्स लगाने के लिए या नहीं है। ये किस पे डिपेंड करेगा? इसके मॉडल पे। या तो एक्सपेंशन स्लॉट होगी ही नहीं, अगर होगी भी तो वो बहुत कम होंगी एज़ कम्पेयर टू फुल साइज टावर या कम्पैक्ट टावर। तो ये मुख्तलिफ कंप्यूटर केसेस थे। कंप्यूटर केस से मुराद एक ऐसा बॉक्स जिसमें हम कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स को रखते हैं। तो ये हमने मुख्तलिफ केसेस को डिस्कस किया। इनको डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर आप किसी एक कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं, आप एज अ इंजीनियर काम कर रहे हैं, आप एज अ IT मैनेजर काम कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इन्वायरमेंट में कौन सा केस जो है वो सूटेबल है, या आपका जो यूज़र है उसको किस साइज़ का या किस टाइप का केस उसको देना चाहिए। जिस तरह के अगर आपके डायरेक्टर्स हैं या आपके मैनेजर्स हैं तो ऑल इन वन कंप्यूटर जो है वो इनके लिए सूटेबल है। ये एक तो आपकी कम स्पेस घेरेगा और इनमें ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो कि वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी, इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पावर सप्लाईज़ के बारे में। अब सबसे पहले तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि पावर सप्लाई होती क्या है। अब बेसिकली हमने कंप्यूटर को बिजली या पावर फ्राहम करनी होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्राहम करने होते हैं ताकि इसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं वो चल सकें। तो हम डायरेक्ट भी तो बोर्ड के साथ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं करते। उसकी वजह ये है कि आपका जो बेसिक जो सर्किट होता है वो उसमें जो आपका करंट होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है। अल्टरनेट करंट यानी कि AC करंट या AC पावर होता है जो कि हाई वोल्टेज होता है। लेकिन आपके जो कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो DC यानी कि डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट पावर लो वोल्टेज पे काम करते हैं। उनको काम करने के लिए लो वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए हम पावर सप्लाईज इस्तेमाल करते हैं। पावर सप्लाईज का काम क्या होता है कि वो आपके AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि आपके इंटरनल कंपोनेंट्स वो वोल्टेज या आपकी जो पावर है उसको इस्तेमाल कर सकें। अब पावर सप्लाई जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर की पावर सप्लाई है उसके मुख्तलिफ फॉर्म फैक्टर्स हैं, जिसमें AT है एडवांस टेक्नोलॉजी, इसके अलावा AT एक्सटेंडेड है, ATX12V है और EPS12V है। ये मुख्तलिफ पावर सप्लाई के डिज़ाइंस आप कह सकते हैं। अब जिस तरह आपको ये स्क्रीन पे एक पावर सप्लाई नज़र आ रही है, तो ये हमारी मेन पावर सप्लाई होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को बिजली फराहम करते हैं। अब AT जो है एडवांस टेक्नोलॉजी, ये आपकी जो पावर सप्लाई है ये आपके लेगेसी कंप्यूटर्स यानी कि बहुत पुराने कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती थी और अब ये एब्सोलेट हो चुकी है यानी कि नापैद हो चुकी है, अब ये इस्तेमाल नहीं होती। इसका जो अपडेटेड वेरिएंट था उसका नाम है AT एक्सटेंडेड यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ये वेरिएंट भी अब आपको बहुत कम कंप्यूटर्स में मिलेगा, यानी कि जो कंप्यूटर अब पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें आपको AT एक्सटेंडेड मिलेगा। जो इसका अपडेटेड वेरिएंट है वो है ATX12V। आजकल जो ज़्यादातर आपको मार्केट में पावर सप्लाई मिलेगी या आजकल जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें जो आपको पावर सप्लाई मिलेगी वो ATX12V पावर सप्लाई है। ATX12V जो पावर सप्लाई है बेसिकली इसमें डिफरेंस ये है कि आपकी जो AT और AT एक्सटेंडेड पावर सप्लाईज थी उनमें सिंपल एक कनेक्टर होता था जो कि आपके डायरेक्ट मदरबोर्ड पे कनेक्ट होता था, जो कि 20 या 24 पिन का कनेक्टर होता था, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपकी जो ATX12V है इसमें एक सेपरेट डेडिकेटेड कनेक्टर होता है जो कि आपकी पावर सप्लाई फराहम करता है CPU को, इसलिए इसको ATX12V पावर सप्लाई कहा जाता है। इसके अलावा लास्ट जो हमारे पास पावर सप्लाई का फॉर्म फैक्टर है वो है EPS12V। EPS12V जो है बेसिकली ये ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था आपके नेटवर्क सर्वर्स के लिए। नेटवर्क सर्वर्स ऐसे कंप्यूटर जो कि आपके डाटा सेंटर्स में, बड़े कंप्यूटर्स जो कि आपके डाटा सेंटर्स में इस्तेमाल होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है, उनके लिए जो APS12V पावर सप्लाई डिज़ाइन की गई थी। लेकिन आजकल ये कुछ हाई एंड डेस्कटॉप मॉडल्स में भी इस्तेमाल हो रही है। हाई एंड से मुराद ऐसे आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जिनमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड्स लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर होती है, उनके अंदर भी EPS12V पावर सप्लाई इस्तेमाल की जाती है। तो ये मुख्तलिफ पावर सप्लाई के फॉर्म फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे कि
जो पावर सप्लाई के कनेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं। अब जो हम जितने भी कनेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम पावर सप्लाई के कनेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बात आपने याद रखनी है। आपकी जो पावर सप्लाई है उसमें मुख्तलिफ टाइप्स के कनेक्टर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ इंटरनल कंपोनेंट्स को पावर या इलेक्ट्रिकल सिग्नल फराहम करने के लिए, मुहैया करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें जो मुख्तलिफ एग्जांपल हैं वो 20 पिन या 24 पिन स्लॉटेड कनेक्टर है, आपका साटा कीड कनेक्टर हैं, मोलेक्स कीड कनेक्टर हैं, बर्ज कीड कनेक्टर हैं, 4 पिन टू 8 पिन ऑक्सिलरी पावर कनेक्टर है, इसके अलावा 6 और 8 पिन PCIe पावर कनेक्टर है। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ये जो मुख्तलिफ पावर कनेक्टर्स हमने देखे हैं ये है क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे एक 20 पिन या 24 पिन स्लॉटेड जो कनेक्टर है वो क्या होता है। 20 या 24 पिन स्लॉटेड जो कनेक्टर होता है ये आपके मदरबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि आपकी मेन पावर सप्लाई होती है मदरबोर्ड को जो कि आप देते हैं वो आप 20 पिन या 24 पिन स्लॉटेड कनेक्टर की मदद से देते हैं। ये कनेक्टर या 24 पिन का होगा। अगर ये कनेक्टर 24 पिन का है तो इसमें 2 लाइनें होगी और हर लाइन में 12 पिन्स होंगी। और अगर ये 20 पिन का कनेक्टर है जो कि पुरानी पावर सप्लाईज में इस्तेमाल होता था उसमें हर रो में आपको 10 पिन्स मिलेंगी। अब सेकंड जो हमारे पास कनेक्टर है वो है साटा कीड कनेक्टर। साटा कीड कनेक्टर बेसिकली आपके इस्तेमाल होते हैं आपकी डिस्क ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव या SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को कनेक्ट करने के लिए, उनको पावर सप्लाई फराहम करने के लिए जो कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं उनको साटा कीड कनेक्टर कहा जाता है। अब ये जो कनेक्टर होते हैं ये वाइडर होते हैं और थिनर होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोलेक्स कनेक्टर। मोलेक्स कनेक्टर क्या होता है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। मोलेक्स कनेक्टर, मोलेक्स कीड कनेक्टर बेसिकली आपके हार्ड ड्राइव्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आपकी ऑप्टिकल ड्राइव्स यानी कि CD DVD ड्राइव्स जिसमें CD या DVD चलती है, ऑप्टिकल ड्राइव्स उनको कहा जाता है। और इसके अलावा जो अदर डिवाइसेस हैं उनको पावर सप्लाई देने के लिए हम मोलेक्स कीड कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो पहले पुरानी हार्ड ड्राइव्स थी उनमें हम मोलेक्स कीड कनेक्टर इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल जितनी भी आपकी हार्ड ड्राइव्स आ रही हैं जिसमें स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी हैं, आपकी सॉलिड स्टेट है या हार्ड डिस्क ड्राइव है, उसमें हम जो कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं पावर सप्लाई के लिए वो साटा कीड कनेक्टर है। इसके अलावा हमारे पास जो स्क्रीन पे इस टाइम कनेक्टर नज़र आ रहा है इसका नाम है बर्ज कीड कनेक्टर। बर्ज कीड कनेक्टर बेसिकली इस्तेमाल होते थे आपकी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स को कनेक्ट करने के लिए। फ्लॉपी क्या है, फ्लॉपी बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस थी जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को स्टोर कर सकते थे और उसका जो कैपेसिटी थी वो बहुत कम होती थी, इसलिए आजकल फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स जो हैं, फ्लॉपी ड्राइव्स वो इस्तेमाल नहीं होती। और उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको पावर सप्लाई फराहम करने के लिए जो कनेक्टर इस्तेमाल होता था उसको बर्ज कीड कनेक्टर कहा जाता है और इनका जो साइज़ है वो मोलेक्स कनेक्टर से छोटा होता था। नेक्स्ट जो हमारे पास कनेक्टर है वो 4 पिन या 8 पिन ऑक्सिलरी पावर कनेक्टर है। आपकी ये जो 4 पिन या 8 पिन ऑक्सिलरी पावर कनेक्टर होते हैं ये बेसिकली आपके मदरबोर्ड के मुख्तलिफ एरियाज़ को पावर सप्लाई फराहम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो ऑक्सिलरी पावर कनेक्टर है, ये जो आपका मेन पावर जो कि हमने 20 पिन या 24 पिन स्लॉटेड कनेक्टर हमने डिस्कस किया था, ये इसकी जो शक्ल है या शेप है, ये इसका डिज़ाइन बिल्कुल उससे मिलता जुलता होता है, लेकिन इसमें 4 पिन होती हैं या आपकी 8 पिन होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट पावर कनेक्टर है वो 6 या 8 पिन PCIe कनेक्टर है। PCIe कनेक्टर्स बेसिकली आपके एडिशनल जो कंपोनेंट्स, आप इंटरनल कंपोनेंट्स लगाते हैं जिसमें आप वीडियो ग्राफिक कार्ड्स लगाते हैं या आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स लगाते हैं, उनके लिए आप जो PCIe स्लॉट्स इस्तेमाल करते हैं उनमें आपको पावर देने के लिए PCIe पावर कनेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं जो कि 6 या 8 पिन पावर कनेक्टर्स होते हैं। तो ये कुछ मुख्तलिफ पावर कनेक्टर्स थे जो कि हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम पावर सप्लाई जो होती है उसके वोल्टेज कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा कंपोनेंट्स जो है वो कितने वोल्टेज इस्तेमाल करता है। आपकी जो मुख्तलिफ डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं उनके वोल्टेज भी डिफरेंट होते हैं। आपकी जो मेन कॉमन वोल्टेज जो कि सप्लाई किए जाते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें 3.3 वोल्ट होते हैं,
आपके 5 वोल्ट्स होते हैं या 12 वोल्ट्स होते हैं। आपके 3.3 वोल्ट या जो 5 वोल्ट सप्लाईज़ हैं वो आपके डिजिटल सर्किट्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। डिजिटल सर्किट से मुराद आपकी मेमोरी, रैम, रोम, आपका मदरबोर्ड, क्योंकि वो एक डिजिटल सर्किट है, इसके अलावा आपका प्रोसेसर, इन तमाम कंपोनेंट्स को जो सप्लाई की जाती है वोल्टेज या जो कनेक्टर ये वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं वो 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट के वोल्टेज होते हैं। इसके अलावा जो आपका 12 वोल्ट का वोल्टेज होता है वो आपके ऐसे कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं जिनमें मोटर्स लगी होती हैं। मोटर्स आपकी डिस्क हार्ड ड्राइव्स में लगी होती हैं और इसके अलावा जो आपके कूलिंग फैंस होते हैं उनमें मोटर्स लगी होती हैं। तो आपके जो कूलिंग फैंस हैं या आपकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसके जो आप उसको पावर देंगे, उसका पावर कनेक्टर जो आपका वोल्टेज इस्तेमाल करेगा वो 12 वोल्ट होगा। अब आपकी जो पावर सप्लाईज़ हैं उनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। अब उनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स क्या हैं? उसमें आपकी पावर सप्लाई सिंगल रेल भी हो सकती है, ड्यूल रेल भी हो सकती है और मल्टी रेल भी हो सकती है। अब सिंगल रेल, ड्यूल रेल या मल्टी रेल से क्या मुराद है? सिंगल रेल बेसिकली रेल कहते हैं आपके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को। जिस तरह आपने मदरबोर्ड देखा है ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। इसी तरह से आपकी जो पावर सप्लाई होती है इसके अंदर भी मुख्तलिफ चिप्स लगी होती हैं जिनको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। आपकी जो इंटरनल पीसीबी या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं वो एक्सटर्नली आपके कनेक्टर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो अगर आपका सिंगल रेल आपकी पावर सप्लाई है तो उसके अंदर सिंगल एक ही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होगा और आपके जितने भी कनेक्टर्स होंगे वो एक ही जो आपका पीसीबी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड उसके साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन अगर आपकी पावर सप्लाई ड्यूल रेल या मल्टी लेयर है तो उसमें आपके जितने कनेक्टर्स होंगे उतने ही आपको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसके अंदर मिलेंगे इंटरनली। अब आपका जो कंप्यूटर होता है वो आपकी जो बहुत कम फ्लक्चुएशन होती है यानी कि वोल्टेज कम या ज़्यादा होना उसको तो वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपके वोल्टेज कम या ज़्यादा हों, उनकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो तो आपकी जो पावर सप्लाई है वो जल सकती है, यानी कि वो फेल हो सकती है, वो काम अपना जो वो कर रही है वो छोड़ सकती है और वो नाकारा हो सकती है। तो ये हमने डिस्कस किया कि पावर सप्लाई क्या होती है, उसके मुख्तलिफ कनेक्टर्स कौन से हैं और हर कनेक्टर कितने वोल्टेज इस्तेमाल करता है और कौन सा जो कंपोनेंट है वो उसके लिए कितने वोल्टेज आप इस्तेमाल करते हैं। अब पीसी कंपोनेंट में जो हम जिस कंपोनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो मदरबोर्ड है, जिसको बैकबोन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि मदरबोर्ड आपका एक मेन बोर्ड होता है जिसमें आपके कुछ इलेक्ट्रिकल पाथवेज और बसेस होती हैं जो कि आपके कंपोनेंट्स को, इंटरनल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, आपका जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो इन इलेक्ट्रिकल पाथवेज और इन बसेस की मदद से ट्रांसफ़र होता है। अब एक बहुत ही अहम सवाल कि मदरबोर्ड को मदरबोर्ड ही क्यों कहा जाता है, इसको फादरबोर्ड क्यों नहीं कहा जाता, तो इसका जवाब आज हम आपको देंगे। मदरबोर्ड को बेसिकली मदरबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक मेन बोर्ड होता है और फर्स्ट टाइम आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब उनका जो मेन कनेक्शन होता है वो आपके मदरबोर्ड के साथ होता है। इसी तरह अगर हम आप इंसानी ज़िंदगी की तरफ एक निगाह डालें, अगर आप अपनी नज़र ज़रा अपने इर्द गिर्द इंसानों पे दौड़ाएं तो जितने भी इंसान हैं उनका जो पहला कनेक्शन होता है वो उनकी माँ के साथ होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको मदरबोर्ड कहा जाता है क्योंकि आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनका जो फर्स्ट कनेक्शन होता है, बेसिक मेन उनकी जो बेस होती है वो उनकी मदरबोर्ड के साथ होती है। इसी तरह से आपकी जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है उस पर एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स में आप कुछ अडाप्टर कार्ड्स लगाते हैं जो कि वो भी चिप की फॉर्म में होते हैं, तो उनको डाटर बोर्ड्स भी कहा जाता है। अब आपकी जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो आपके मदरबोर्ड के साथ सॉल्डर्ड हो सकते हैं। सॉल्डर्ड से मुराद उनको टांका लगा होगा डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ। इसके अलावा आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सॉकेट्स की मदद से, एक्सपेंशन स्लॉट्स की मदद से और पोर्ट्स की मदद से आपके मेन बोर्ड या मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। सिंपल बात यह है कि आपके जितने भी इंटरनल
और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं वो तमाम कंपोनेंट्स आपके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। और मदरबोर्ड क्या होता है, एक सिंपल चिप बोर्ड होता है जो कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मदरबोर्ड के मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। अब मेजर जो कंपोनेंट्स हैं मदरबोर्ड के, उसमें आपको सीपीयू मिलता है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसके अलावा आपको इसमें रैम मिलती है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट्स मिलेंगी, आपको चिपसेट मिलेगा, आपको बायोस और यूईएफआई चिप्स मिलेंगी मदरबोर्ड के ऊपर, और इसके अलावा आपको साटा कनेक्टर्स मिलेंगे, और आपका जो इंटरनल यूएसबी कनेक्टर होता है वो भी आपको मदरबोर्ड के इंटरनल कंपोनेंट्स में या मेजर कंपोनेंट्स में मिलेगा। अब अगर आप इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखें तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो इसमें आपको यहाँ पे कुछ रैम स्लॉट्स नज़र आ रही हैं। ये रैम स्लॉट्स यूज़ होती हैं आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम होती है उसको लगाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको इंटरनल यूएसबी कनेक्टर नज़र आ रहा है, और ये आपको यहाँ पे ये चिपसेट नज़र आ रहा है। हम ये डिस्कस करेंगे कि ये चिपसेट क्या होता है। आपको यहाँ पे बायोस या यूईएफआई चिप भी नज़र आ रही है। आप इनको गूगल पे सर्च करके इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं, और मैं इन पे एक वीडियोस भी बनाऊंगा। वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये फिज़िकली कैसे होते हैं ये कंपोनेंट्स। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये सीपीयू सॉकेट नज़र आ रही है। सीपीयू सॉकेट में हम प्रोसेसर लगाते हैं, और यहाँ पे ये कुछ एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स में हम एडिशनली हमने अगर कोई कंपोनेंट एक्सटर्नली ऐड करना है, जिसमें एक्सटर्नली या इंटरनली ऐड करना है, तो उसके लिए हम एक्सपेंशन स्लॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप वीडियो कार्ड, अगर वीडियो ग्राफिक कार्ड लगाना है या आपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाना है तो उसके लिए हम एक्सपेंशन कार्ड्स जो हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अब सीपीयू क्या होता है, ये प्रोसेसर को कहा जाता है और इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में मेनली डिस्कस करेंगे कि एक सीपीयू क्या चीज़ होती है। इसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी, बेसिकली रैम को कहा जाता है। रैम जो होती है वो आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है, और यहाँ पे आपका जो डाटा होता है या एप्लीकेशंस होती हैं वो आर्जी तौर पे स्टोर होती हैं। इसके अलावा एक्सपेंशन स्लॉट्स जो होती हैं वो आपको लोकेशन प्रोवाइड करती हैं, जिनकी मदद से आप एडिशनल कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चिपसेट क्या होता है, चिपसेट बेसिकली आपके इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसीज जो होते हैं, चिप्स होती हैं, उनका एक सेट होता है जो कि मदरबोर्ड के मुख्तलिफ हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बायोस और यूईएफआई चिप क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, ये फर्मवेयर होते हैं। फर्मवेयर से मुराद आपको कंप्यूटर की बूटिंग के लिए, बूट से मुराद कंप्यूटर का स्टार्ट होना है। कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए किसी फर्मवेयर की ज़रूरत होती है। अब फर्मवेयर से मुराद कुछ हम जो भी वेंडर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है किसी भी डिवाइस का, वो कुछ जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस के हार्डवेयर के रिलेटेड, वो एक चिप के अंदर प्रोग्राम कर देते हैं। वो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो बायोस चिप या इसको यूईएफआई चिप कहते हैं, उसके अंदर महफूज कर देते हैं, जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद देती है। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि बायोस या यूईएफआई चिप क्या होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मदरबोर्ड के कनेक्शंस में आपको साटा कनेक्टर्स मिलेंगे। साटा बेसिकली जिसको सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट को कहते हैं। ये डिस्क ड्राइव का इंटरफेस होता है जिसकी मदद से हम यहाँ पे अपनी जो हार्ड ड्राइव है या सॉलिड स्टेट ड्राइव है उसको कनेक्ट करते हैं। आपका जो साटा कनेक्टर होता है वो हार्ड स्वैपिंग को सपोर्ट करता है। हार्ड स्वैपिंग से मुराद ये है कि आप एक चलते हुए कंप्यूटर से अपनी हार्ड ड्राइव उतार के दूसरे चलते हुए कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, इसलिए इसको हार्ड स्वैपिंग कहा जाता है। सेकंड जो आपको यहाँ पे कनेक्टर नज़र आ रहे हैं, इनको IDE कनेक्टर कहा जाता है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपके वो कनेक्टर हैं जो कि ओल्डर वेरिएंट है आपके हार्ड ड्राइव को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने का। इसमें 40 पिन कनेक्टर होते थे जो कि आपको पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में मिलेंगे। आजकल जो कनेक्टर यूज़ होते हैं वो साटा कनेक्टर जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वो यूज़ होते हैं आपकी हार्ड ड्राइव्स को कनेक्ट करने के। लेकिन
पुरानी जो हार्ड ड्राइव्स थी वो हम IDE या इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टर की मदद से, जो कि 40 पिन के कनेक्टर होते थे, उनकी मदद से हम कनेक्ट करते थे। और आपका जो एक इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर या IDE कनेक्टर होता है वो मैक्सिमम 2 डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो अब स्क्रीन पे एक आपको कनेक्टर नज़र आ रहा है, इसका नाम है इंटरनल USB कनेक्टर। आपने देखा होगा कि आपका जो कंप्यूटर केस होता है उस पर कुछ बिल्ट इन USBs होती हैं उसकी बैक साइड पे, जो मैक्सिमम 3 होती हैं। आपकी वो जो बिल्ट इन USBs होती हैं उनको इंटरनली कनेक्ट करने के लिए ये इंटरनल USB कनेक्टर होता है, जो कि कुछ इस शेप का होता है। इसमें 19 पिन्स होती हैं। तो ये इंटरनल USB कनेक्टर आपकी बिल्ट इन USBs को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मदरबोर्ड के चिपसेट के बारे में। अब चिपसेट क्या होता है? बेसिकली ये आपको थोड़ी स्टोरी समझनी पड़ेगी। स्टोरी ये है कि जब कंप्यूटर नया आया था तो उस टाइम मदरबोर्ड पे तमाम हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, हर हार्डवेयर के लिए एक सेपरेट चिप होती थी। चिप से मुराद एक IC इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता था। और इस तरह से क्या था कि मदरबोर्ड पे बहुत सारी चिप्स आपको नज़र आती थी, जो कि कुछ चिप्स रैम को कंट्रोल करती थी, कुछ आपके वीडियो कार्ड को कंट्रोल करती थी, कुछ चिप आपके CPU को कंट्रोल करती थी। फिर डिज़ाइनर्स ने क्या किया कि डिज़ाइनर्स ने ये सोचा कि ये जो मुख्तलिफ चिप्स हैं, ये बहुत सारी चिप्स जो हैं ये मदरबोर्ड पे बहुत सारी जगह घेर लेती हैं, बहुत सारी जगह ले लेती हैं। उन्होंने क्या किया कि इन तमाम चिप्स को उठा के एक ही चिप के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया, जिसका नाम उन्होंने चिपसेट रखा। इसलिए अब आपको समझ आ गई होगी कि चिपसेट क्या है। चिपसेट बेसिकली बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का मजमूआ है जो कि कंट्रोल करते हैं कि आपका कंप्यूटर हार्डवेयर कैसे आपके मदरबोर्ड या आपके CPU के साथ कैसे इंटरकनेक्ट हो, इंटरेक्ट हो, कैसे उनके साथ उसका कनेक्शन हो। अब आपका जो चिपसेट है बेसिकली उसको मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब आपको चिपसेट के अंदर 2 चिप्स नज़र आएंगी। एक चिप जो है उसको नॉर्थ ब्रिज कहा जाता है और जो दूसरी चिप है उसको साउथ ब्रिज कहा जाता है। अब नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज में क्या डिफरेंस है? अगर आप इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखें तो इसमें आपको यहाँ पे ये नॉर्थ ब्रिज नज़र आ रहा है। अब नॉर्थ ब्रिज के साथ आपको CPU कनेक्टेड नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको PCI ग्राफिक अडाप्टर स्लॉट्स कनेक्टेड नज़र आ रही हैं और आपको रैम कनेक्टेड नज़र आ रही है। आपका जो नॉर्थ ब्रिज होता है इसमें जो आपकी फास्ट डिवाइसेस होती हैं, फास्ट कम्युनिकेशन जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो डिवाइसेस आपके नॉर्थ ब्रिज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। आपका जो साउथ ब्रिज है उसके साथ आपकी बायोस, आपके कीबोर्ड या माउस की USB, आपकी हार्ड ड्राइव और इसके आपकी जो जितने भी PCI अडाप्टर स्लॉट्स होती हैं वो आपके साउथ ब्रिज के साथ कनेक्टेड होती हैं। और ये जितनी भी डिवाइसेस हैं या कंपोनेंट्स हैं ये स्लो स्पीड डिवाइसेस हैं। तो इससे अब आपको पता क्या चला कि जो चिपसेट के अंदर नॉर्थ ब्रिज होता है उसके साथ आपकी फास्ट स्पीड या हाई स्पीड डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं जिसमें CPU और रैम शामिल हैं। और आपका जो साउथ ब्रिज होता है उसके साथ आपकी स्लो स्पीड डिवाइसेस शामिल आपकी अटैच होती हैं, जिसके अंदर आपकी बायोस, कीबोर्ड, माउस USB और हार्ड ड्राइव और इस तरह PCI स्लॉट्स शामिल हैं। तो ये बेसिकली चिपसेट होता है जो कि कंट्रोल करता है कि आपकी कितनी मेमोरी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक मदरबोर्ड पे, या कितनी आप रैम की स्लॉट्स एक मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं। इसके अलावा चिपसेट ये कंट्रोल करता है कि आप कितना CPU जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी कितनी प्रोसेसिंग पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका चिपसेट कंट्रोल करता है। अब हमारे इस चैप्टर का और इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का तो ये लास्ट टॉपिक नहीं है, हमारे इस लेक्चर का जो है ये लास्ट टॉपिक है। PC कंपोनेंट्स में हम लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर्स। मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर से मुराद मदरबोर्ड के मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं। अब मुख्तलिफ डिज़ाइन से मुराद क्या है कि मदरबोर्ड जो होते हैं उसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, वो क्या होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। मेनली 3 कॉमन मदरबोर्ड के फॉर्म फैक्टर्स होते हैं या मदरबोर्ड के डिज़ाइंस होते हैं, जिसमें आपको ATX मिलेगा जिसको कहते हैं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। इसके अलावा आपको माइक्रो ATX मिलेगा जिसको कहते हैं
माइक्रो एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। इसके अलावा आपको ITX मिलेगा, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आपका ATX, माइक्रो ATX और ITX इनमें डिफरेंस क्या है और ये मदरबोर्ड कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। आपका जो ATX है ये मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइन है मदरबोर्ड का, और ये इसका जो साइज़ होता है ये 12 इंच बाई 9.6 इंच होता है, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मदरबोर्ड है। इसके अलावा जो सेकंड मदरबोर्ड है वो है माइक्रो एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ये मदरबोर्ड जो है ये आपका ATX से साइज़ में छोटा होता है, और ये ज़्यादातर आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और आपके जो मिनी टावर या स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर्स होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। जिस तरह इसका साइज़ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 9.6 मल्टीप्लाई बाई 9.6 इंचज़ होता है। आपके जो मिनी ITX होते हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं आपकी स्मॉल डिवाइसेस के लिए, जैसे कि थिन क्लाइंट्स हैं, और थिन क्लाइंट्स बेसिकली स्मॉल पीसीज होते हैं जो कि आपके बेसिक कंप्यूटर के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शंस होते हैं वो आपका एक सर्वर कंप्यूटर परफॉर्म करता है, और एडिशनली वो फंक्शन जो हैं वो आपके थिन क्लाइंट्स इस्तेमाल करते हैं। उनको जो आप उनके अंदर जो मदरबोर्ड लगा होता है वो मिनी ITX होता है। इसके अलावा जो ITX मदरबोर्ड होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो 8.5 इंचज़ मल्टीप्लाई बाई 7.5 इंचज़ होता है। ये जो फॉर्म फैक्टर होते हैं उनसे कंपेरेबल हैं। अब ये मुख्तलिफ फॉर्म फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ शेप्स हैं आपके मदरबोर्ड की, जो कि आपके अब इससे आपका जो फॉर्म फैक्टर है इसकी मदद से आप ये डिसाइड करते हैं आप किस साइज़ का जो है केस लगाएंगे। तो यहाँ पे नीचे आप एक नोट देख लें, द चॉइस ऑफ मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर डिटरमाइंस हाउ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अटैच टू इट एंड द टाइप ऑफ पावर सप्लाई रिक्वायर्ड एंड शेप ऑफ कंप्यूटर केस। अब ये जो मुख्तलिफ फॉर्म फैक्टर हैं ATX, माइक्रो ATX और ITX। अब आप अगर ATX इस्तेमाल करते हैं मदरबोर्ड तो वो डिफ़ाइन करेगा कि आपका जो मदरबोर्ड के अंदर आप इंडिविजुअल इंटरनल कंपोनेंट्स लगाएंगे उनका कनेक्शन जो होगा उसमें कनेक्टर किस टाइप के होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जो पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होगी, जाहिर सी बात है जब कनेक्टर डिफरेंट होंगी तो जो पावर सप्लाई है वो भी उन कनेक्टर्स के साथ अगर सेम होगी, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर रही होगी, तो वो वाली पावर सप्लाई आपको चाहिए होगी। इसी तरह से आपकी जो शेप होती है कंप्यूटर की, या जो आपको केस, आपका जो कंप्यूटर केस होता है वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मदरबोर्ड का डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप ATX सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका फुल साइज़ टावर जो आपका PC होता है उसके लिए आपका ये मदरबोर्ड होता है। तो इसके लिए आपको जो केस चाहिए होगा वो फुल साइज़ टावर चाहिए होगा। तो ये कुछ मुख्तलिफ चीज़ें थी। आज के लेक्चर में हमने जो PC के कंपोनेंट्स हैं जिसमें मदरबोर्ड है, आपकी पावर सप्लाई है, इनके बारे में डिस्कस किया और इसके अलावा हमने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देखा, और इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के बारे में डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम CPU और मेमोरी और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितनी भी नेक्स्ट लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर, वो टाइम पे मिलते रहें। इसके अलावा अगर हो सके तो आप बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। उससे ये होगा कि आपको आपके नोटिफिकेशन एरिया में जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे या नया लेक्चर अपलोड करेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन एरिया में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप टाइमली उस लेक्चर को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।